अच्छा, ये बताएं कि क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? नहीं सर। ये नहीं हो रही, अच्छा। नहीं। ठीक है, सही है, देखते हैं। सर आ गई, अब आ गई। सर आ गई। स्क्रीन आ गई, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही होगी। ओके। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त समझ लें कि दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मल सेशन ऑफ फॉल 2020 रिगार्डिंग द फॉरेंसिक फार्मेसी कोर्स। अब फॉरेंसिक फार्मेसी 2 कह लें, फॉरेंसिक फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर कह लें, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अब इसमें कोर्स आउटलाइन की बात है। कोर्स आउटलाइन की अगर हम बात करें तो कोर्स आउटलाइन एक तो हमने अपने फॉर्मेट पे बनाई हुई है, हमदर्द के फॉर्मेट पे। वो फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम देखें, लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था, पूरा फार्मेसी का जो सिलेबस है, ये बनाया किसने है, किसने अप्रूव किया, किसने इम्प्लीमेंट किया, और अगर किसी किस्म की वेरिएशन होती है या वायलेशन होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर चेक रखने का या पेनल्टी लगाने का। तो कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी। प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज की कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो हमें आइडियली फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करनी है। इस वक्त आप लोग एड्रेस बार देख सकते हैं, जी सर। एड्रेस बार नज़र आ रहा है, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट है, ठीक है। पुरानी है, इसका जो डिज़ाइन है कम से कम आज से 5 से 6 साल पहले जैसा डिज़ाइन था वैसे डिज़ाइन है। न्यूज़ भी 4 साल पुरानी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो स्क्रॉल आ रहा होता है इधर न्यूज़ का, ये किसी हद तक ये लोग अपडेट करते रहते हैं, साल में एक दफ़ा तो अपडेट कर ही देते हैं। बहरहाल जिस कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोर्स आप लोग अभी पढ़ रहे हैं फार्मडी में, 5 साल में आप लोग पढ़ चुके हैं, वो उस कोर्स का लिंक है यहाँ मौजूद। 2013 में ये कोर्स बना था, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। फार्मेसी काउंसिल की कंपोजिशन का मसला था, फार्मेसी काउंसिल अब उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो गई है। इस दफ़ा ये लोग रिवाइज करते हैं या नहीं करते, हर 5 साल के बाद नेशनल करिकुलम कमेटी ने कहा हुआ है कि 5 साल के बाद कोर्स की रिवीजन चाहिए। तो देखें क्या सिलसिला होता है। आज की तारीख में जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो ये होगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करके अगले टैब में मैंने खोला हुआ है यहाँ पर, और पूरा पहले से सर्च करके रखा हुआ है। इसमें अगर आप लोग देखें तो आपकी स्क्रीन पे मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ फॉरेंसिक फार्मेसी का कोर्स। स्क्रीन पे आपको कोर्स नजर आ रहा है, ये मुझे बस ये बता दें। और रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है, यस यस सर। सर। पढ़ा जा रहा है। नो सर। यस सर, पढ़ा है। सर पढ़ा जा रहा है, इजी पढ़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने छोटा कर दिया इसको, तो शायद मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ताकि फिर मैं, ठीक है। मुझे कंफर्म कर दें, 2 आवाज़ें तो आ गई कि रीडेबल है, बाकी और लोग ही मुझे बता दें, थोड़ा शायद अब क्लियर हो गया हो। जी सर, रीडेबल है। ओके गुड। अच्छा ये ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको कोर्स जो दिखा रहा हूँ, ये pharmacycouncil.org.pk की वेबसाइट से आप लोग भी इस वक्त ही, अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह पे हैं तो आप ओपन करके देख सकते हैं। इधर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 यूनिट्स का आप नाम दे दें या 5 लॉज का आप नाम दे दें, पूरे सेमेस्टर में यही पढ़ना है, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले हमने देखा कि द फार्मेसी एक्ट 1967, इसमें आप लोग के ख्याल में क्या होना चाहिए? फार्मेसी एक्ट 1967 किस हवाले से होगा? जनरली जो आपके जहन में आ रहा है वो आप लोग शेयर कर लीजिए। ये किस फार्मेसी की बात हो रही है? ये उस फार्मेसी की बात हो रही है जैसे आप लोगों ने फॉर्म 8 में जिसका लाइसेंस मिलता है, सेल ऑफ ड्रग। फार्मेसी प्रोफेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सर ड्रग सेल एंड परचेज की बात हो रही होगी इसके अंदर। ठीक है, और कोई आइडिया? क्योंकि इसमें देखिए डिस्कशन हम कर रहे हैं, सही गलत की बात ही नहीं हो रही। जो आपके जहन में है वो काइंडली शेयर कर लें। सर शायद फार्मेसी प्रोफेशन की बात हो रही होगी। ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन की बात हो रही होगी। एक ने कहा कि शायद ये फार्मेसी जिसे हम, जिसका लाइसेंस हमने फॉर्म 8 में लिया, शायद उसका कोई डिटेल डिस्कशन होगा, बाकायदा कोई एक्ट बना हुआ है,
कोई और ओपिनियन भी अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। जनरली इसी तरीके के ही ओपिनियन आएंगे, क्योंकि हम नाम से गैस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। जब एक्ट की बात होती है, एक्ट आप लोगों ने अब तक कितने देखे हैं? पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने एक ड्रग एक्ट, एक पूरा ओवरव्यू आप लोग ले चुके हैं। इसी तरीके से ड्रैप एक्ट है, ड्रैप एक्ट का भी आप लोग ओवरव्यू ले चुके हैं। एक्ट किस तरह लिखा हुआ होता है, उसका मिजाज आप लोगों को पता है, किस तरह पढ़ना है वो भी आप लोगों को पढ़ना आता है। इसमें मतलब कोई बेसिक्स से आप शुरू नहीं करेंगे, हम इस लेवल पर हैं कि हम डायरेक्ट एक्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्ट पढ़ के आइएगा तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसकी एप्लीकेशन वो तो टाइम के साथ साथ ही आएगी, लेकिन कंपोनेंट्स से आप लोग फेमिलियर हैं। देखिए फार्मेसी एक्ट में जनरली ये चीज़ है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। इस तरह ड्रैप एक्ट है ना, ड्रैप एक्ट में रेगुलेटरी बॉडी बना दी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरीके से फार्मेसी एक्ट में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई जिसे आज हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम देते हैं। 1967 है, पार्टीशन, ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो उस वक्त हम इस्तेमाल होती थी सेंट्रल काउंसिल, तो उसे सेंट्रल काउंसिल का नाम दिया गया था। आज हम उसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। अब पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल क्या कुछ करती है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उनकी पावर है, इसी तरीके से प्रोविंशियल क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर है, वो सारी हमें डिस्कस करनी है। दिस एक्ट इज हाईली रिलेटेड टू यू, टू योर प्रोफेशन। मतलब अगर एक सवाल जो बहुत उठता है ना कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगाते, उसका जवाब आपको इधर से मिलेगा। इसमें एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा, क्लियर रखें, इधर एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा। इसमें आपको ये मिलेगा कि ये डिसाइड कौन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो पढ़ रहे हैं कोर्स, ये कोर्स किसने अप्रूव किया है? फार्मेसी काउंसिल ने, उनके पास पावर है, उसका तस्करा आपको यहाँ मिलेगा। अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है पेपर में, 75% अटेंडेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो आपकी रेगुलेटरी बॉडी क्या कहती है, 75 कहती है या 80 कहती है? ये चीजें आपको इसमें या इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उससे मिलेगी। कोर्स आउटलाइन में सिंपली लिखा हुआ है फार्मेसी एक्ट 1967। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसके साथ में इसकी रेगुलेशंस भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये इस वक्त आपसे हाईली रिलेटेड है। तो जब टाइम के साथ साथ हम इसको देख लेंगे। बस इस वक्त अभी हम ये देखते हैं कि फार्मेसी एक्ट में आप क्या डिस्कस करेंगे। फार्मेसी एक्ट आप नहीं, मतलब इसमें डिस्कस क्या किया है, इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट किया है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करेगी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को। तो उसमें आपको मुख्तलिफ सवालों के जवाब मिलेंगे। नंबर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर बात हो रही है कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो इसमें फिर आप लोगों से पूछने की जरूरत है नहीं। लॉस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा अगर आप लोग गौर करें, मैं आप लोगों को सिंध ड्रग रूल्स 1979 के तस्करा करूंगा और इसी तरीके से सिंध ड्रग रूल्स जो अमेंड हुए थे 2010 में, वहां पर नार्कोटिक सब्सटेंसेस की बात हो रही थी। कहीं कोई तस्करा था नार्कोटिक्स के हवाले से? जो भी सहन में आ रहे हो आप बता दीजिए, क्या था तस्करा? सर सेल में था शायद कि दोबारा कहिएगा, दोबारा कहिए। लाइसेंस आया था आवाज मुझे सही नहीं आई। जो मैं समझा वो आप ये कह रही हैं कि 2000। सेक्सुअल ड्रग्स के बारे में था। अच्छा ठीक है, सही है। अभी शायद बहुत हल्की सी आवाज है तो मुझे नहीं पता कौन बोला था। शायद ये बात करें कि 2010 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें लाइसेंस की बात की गई थी, यही कहने की कोशिश की थी। जी। अच्छा चलिए, बहरहाल अगर हम रिकॉल करें तो वहाँ नारकोटिक्स का तस्करा एक तो आया था ड्रग रूल्स 1979 में, जब स्पेशल उसकी स्टोरेज के हवाले से बात की गई थी कि आप उसे लॉक एंड की में रखेंगे, कस्टमर की रीच में नहीं होगा, कहीं दूर आपको रखना है। और 2010 में ये बात की गई थी कि 3 लाइसेंसेस के अलावा एक और लाइसेंस होगा इसका नारकोटिक्स ड्रग्स की सेल करने के लिए। अब नारकोटिक क्या है उस वक्त हमने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नारकोटिक आप कहते किसे हैं। एक बड़ी बहस है, नारकोटिक किसे कहते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंट्रोल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनको फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जब इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। जनरली आप लोगों को पता है कि ड्रग, वैसे आप लोगों के जहन में क्या आता है कि ड्रग एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स को अलग रखने की क्या जरूरत है? यहाँ पर ड्रग भी लिख रहे हैं,
नारकोटिक ड्रग्स भी लिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? अगर ये ड्रग है तो ड्रग एक्ट में इसको शामिल कर देते, अलग से लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या वजह हो सकती है? बाय डेफिनेशन ड्रग की डेफिनेशन अगर आप देखें, ड्रग एक्ट 1976 में देख लें या ड्रैप एक्ट में जो शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल में जो ड्रग की डेफिनेशन रिवाइज की है उसे भी देख लें, नारकोटिक्स तो उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है? आप लोग के जहन में क्या आता है, क्या वजह हो सकती है? ये ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाए इसका। इसके अलावा सर क्योंकि ये आम जो ड्रग्स होते हैं इनके साथ स्टोर नहीं हो सकती, इनको अलग से लाइसेंसिंग वगैरह और स्टोरेज की कंडीशन डिफरेंट है इसलिए। नहीं, स्टोरेज की कंडीशन तो डिफरेंट नहीं है जी। ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज, ठीक है, आपने एक टर्म इस्तेमाल करी ड्रग अब्यूज, तो इसके हवाले से तो हमने किया हुआ है ना, सेल ऑफ ड्रग में भी लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल होगा, सेल आप करें तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो ड्रग अब्यूज वहां से कवर हो सकती है। इसमें देखें, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है ड्रग अब्यूज का, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन एडिक्ट हो रही है, एडिक्टेड बंदा जो होता है अपना नशा पूरा करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज में जा सकता है, तो आपको इसकी अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो तो आप नॉर्मल ड्रग स्टोर्स पे कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक्ट बनाने की ज़रूरत ही आती। इसी तरीके से आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर हम बात करें ना कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस या सबसे ज़्यादा पैसे किन बिजनेसेस में, अगर आप उसे लिस्ट करें तो उनमें से एक बिजनेस इन इलीगल ड्रग्स का आता है। पहला तो वेपन्स है, ठीक है ना, वेपन की खरीदो फरोख्त में बहुत पैसा है, उसके बाद स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग के बाद नार्कोटिक ड्रग्स आती हैं। अब जब नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इलीगल चीज़ है जिसे आप करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि नेशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो इसमें जो पैसे जमा हो रहे हैं इलीगल हैं, इल गॉटन मनी है। अब ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं? आज हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, तो इन चीज़ों को कर करने के लिए 1997 में ये एक्ट बना, तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग की टर्म इस्तेमाल नहीं होती थी, तो उस वक्त 1997 में पाकिस्तान में बहुत देर से ये एक्ट बने, इससे पहले ऑर्डिनेंस चल रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर बेतहाशा था, क्योंकि कहा यह जाता था कि जो गोल्डन क्रिसेंट है, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इधर या उस तरफ थाईलैंड की तरफ, इधर कल्टीवेशन होती है और यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, पूरी दुनिया की यूथ डिस्टर्ब हो रही है, तो प्रेशर्स पड़े थे, तो उस वक्त एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में और ड्रग एक्ट में फ़र्क क्या है? इस एक्ट में और ड्रग एक्ट में फ़र्क है पनिशमेंट्स का। अभी पढ़ेंगे ना, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोगों के पास जो मैनुअल शेयर किया हुआ ना, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो मुझे नया कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट में ज़रूर मैं शेयर कर लूँगा, बल्कि वो भी आप लोगों से ही कराऊंगा कि अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं। तो आप एक क्विक एक रीडिंग ले लीजिएगा, पनिशमेंट्स का फ़र्क है। इसलिए अगर आप देखें, ये एफेड्रीन केस आप लोगों को याद है? अभी अभी तक चल रहा है सिलसिला, अखबारात में भी आता है, न्यूज़ में बहुत हाईलाइट होता है, ठीक है। यस सर। एफेड्रीन ये केस शुरू कब से हुआ था? 2009-10 में कहीं से शुरू हुआ था, मतलब जो नोटिस में आया था, इससे पहले शायद ये एक्चुअली 2008 में कहीं, 8 या 9 में कहीं स्टार्ट हुआ था ये सारा। अब उसमें जब केस बना था 2009 और 10 में कहीं, तो वहाँ शुरू में जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगे थे उनके लॉयर्स की पूरी कोशिश ये थी कि एफेड्रीन को डिक्लेयर करा दें ड्रग, नॉट दी नार्कोटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि अगर नार्कोटिक सब्सटेंस डिक्लेयर होता तो इस एक्ट में जो पनिशमेंट्स हैं वो अप्लाई होते हैं, जो कि सख्त हैं, जिसमें सजाए मौत तक शामिल है, फाइन है अच्छा खासा। और अगर वो ड्रग डिक्लेयर होती तो ड्रग एक्ट के तहत केस चलता। ड्रग एक्ट की पनिशमेंट्स, पेनल्टीज आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें एटलीस्ट कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मुझे याद नहीं आ रही। बाय द वे, है लाइफ इम्प्रिजनमेंट ड्रग एक्ट 1976 में? आप लोगों में से किसी को याद आ रही है? ड्रग एक्ट नहीं सर, 1976 में है?
नहीं है, ठीक है। बहरहाल इसको देख लीजिएगा, मुझे क्विकली याद नहीं इसलिए मैंने आप लोगों से हेल्प ली कि शायद मुझे करेक्ट कर दीजिए। बहरहाल फार्मेसी एक्ट आपके हवाले से, फार्मासिस्ट के हवाले से है। कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, ड्रग अब्यूज से आप शुरू करेंगे। पनिशमेंट्स क्या हैं, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में ड्रग के बजाय आप लोग नार्कोटिक ड्रग की हैंडलिंग में फंस जाएं, कोई फंसा दे आप लोगों। उसमें सख्तियां ज़रा ज़्यादा हैं। फोर्स ही अलग, एंटी नार्कोटिक फोर्स पूरी अलग बनी हुई है इसके हवाले से। अच्छा, फिर एक यहाँ लिखा हुआ है पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट देखें, पॉइजन एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजन एक्ट को छोड़ के बाकी जो डेंजरस ड्रग एक्ट की मैंने बात की, आप लोगों ने देखा था कि वो रिपील हुई है। ड्रग एक्ट में आप लोगों ने देखा था, ड्रैप में भी देखा था। पॉइजन एक्ट अगर देखेंगे तो ठीक है, इसको तो मैंने मैनुअल में भी शामिल नहीं किया हुआ, 3 पेजेस का टोटल एक्ट है, इसको फिर देख लेंगे। मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। अगर हमारे पास टाइम बचा तो आखिर में इसको देख लेंगे, वरना मैं इसका कंटेंट शेयर कर लूंगा, इवन मैनुअल में मैंने शामिल नहीं किया। अच्छा, फिर नंबर 4 और नंबर 5 इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि एक है फैक्ट्रीज एक्ट और एक है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। आप लोग जब पास आउट होंगे, पास आउट होने के बाद आप लोग अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप कहीं पे जॉब करें, नौकरी कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बिजनेस सेटअप। ठीक, जो लोग जॉब कर रहे होंगे वो या तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, या किसी किस्म का, या और कौन से ऑप्शन होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा, क्या ऑप्शन है पास आउट होने के बाद? हॉस्पिटल सर, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है बिल्कुल, इसके अलावा रिटेल ड्रग स्टोर की कोई चेन आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो इसमें या तो आपका रोल होगा एम्प्लॉय का या आपका रोल होगा एम्प्लॉयर का, अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट इज ऑल अबाउट द फैक्ट्री, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है, आप जॉब करते हैं, तो एज अ एम्प्लॉई आपके क्या राइट्स हैं। ठीक, अब इसमें फिर 2 कैटेगरीज आती हैं, ऑफिसर और वर्कर। आप लोग इंशाल्लाह ऑफिसर लेवल पे जाओगे। वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, वर्कर के राइट्स आपको पढ़ने हैं ताकि वर्कर को एक हद तक मतलब आप उसे हैंडल कर सकें। ऐसा ना हो कि वर्कर कहे कि ये मेरा राइट है, जो कि एक्चुअली उसका राइट नहीं है, लेकिन वर्कर कहे कि ये मेरा राइट है, और आप लोग के पास नॉलेज नहीं हो तो खामखा आप उसके ट्रैप में ना आ जाए। इसी तरीके से आप लोग शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की जब बात करते हैं तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में जो चीज़ें आती हैं, रिटेल ड्रग स्टोर की हम बात कर लेते हैं, ये इस पर अप्लाई होगा। अब जब आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के तौर पर आप लोग की क्या राइट्स हैं, कितनी छुट्टियां कर सकते हैं साल में, बेनिफिट्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा टाइम अगर आप दे रहे हो तो ओवर टाइम की क्या कैलकुलेशन होती है, लेंथ ऑफ सर्विस अगर आपकी बढ़ जाए तो उसमें आपको कितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। ठीक है, मुख्तलिफ रोल्स में। फैक्ट्री सेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर मेनली आप ध्यान में रखिए कि रिटेल ड्रग स्टोर की बात कर रहे हैं। और चूंकि आप लोग ऑफिसर लेवल पर होंगे तो इसमें जो लेबर के हवाले से चीज़ें वो आप लोग बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत गौर से पढ़िएगा आप लोग, ताकि आप वर्कर्स को या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हैंडल कर सकें। इसी तरीके से जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है, परमानेंट किसे कहते हैं, एडहॉक क्या होता है, वर्कर के अपॉइंटमेंट किस तरीके से होते हैं, प्रमोशन के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट क्या बेनिफिट्स होते हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें करेंगे। इसी तरीके से सेफ्टी के हवाले से, इंडस्ट्री में काम करें तो सेफ्टी आपको किस तरह मेंटेन करनी है, कमरे का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, हैवी मशीनरी की हैंडलिंग है कितना आप हैंडल करेंगे, कैंटीन अगर आप अपना बिजनेस करें, कैंटीन आपको बना के देना है, वर्कर्स को आप कितने घंटे का ब्रेक दे सकते हैं, कितने घंटे आप काम करा सकते हैं, वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसी तरीके से अगर आप लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, अब तो खैर ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, इसमें तो ऑफिस आवर्स, बिजनेस आवर्स गवर्नमेंट ने अब दे दिए, जैसे अभी 6 to 6 चल रहा है। इससे पहले अगर आप लोग याद करें तो हर दफ़ा मार्च में 2019 आप रिकॉल कर लें, 2018 रिकॉल कर लें, 17 रिकॉल कर लें, मार्च में एक दफ़ा ज़रूर आता है कि तमाम बिजनेसेस 7 बजे बंद कर दिए जाएँ, 7 बजे या 8 बजे बंद कर दिए जाएँ। ये फिगर कहाँ से आता है, ये टाइम लिखा हुआ है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में, 1969 से लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद कोई शॉप खुली हुई नहीं होगी। वो तो ठीक है, फिर अब हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये जब इसको डिस्कस कर रहे होंगे ना आप लोग काइंडली नोट करने पूछ लीजिएगा, तो जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, अभी नहीं, उसको उस वक्त ही देख लेंगे। तो इन नटशेल
ये जो कोर्स आउटलाइन है, इसे अगर हम तरीके से डिटेल में इंटरेस्ट लेकर पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि आपके जो प्रोफेशन आप अपना प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़हन में रखिएगा, ये टेक्निकल कोर्स नहीं है। टेक्निकल कोर्सेज आपके दूसरे जो कि मेजॉरिटी आप पढ़ चुके हैं। एक आखिरी टेक्निकल कोर्स शायद आप लोग फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़े होंगे। क्लिनिकल फार्मेसी भी समझ लें कि जो कुछ आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उसका ही एक रिकॉल आ रहा है। तो इसमें आप लोग मुझे थोड़ा सा अभी सजेस्ट कर दें क्विकली, या मुझे अगले सेशन से पहले सजेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन आज ही आज मुझे कर दें कि आप लोग पहले क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आप लोग फार्मेसी एक्ट पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसमें देखिएगा सारा एजुकेशन से रिलेटेड है, या आप लोग फैक्ट्रीज एक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। 3 रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्विकली अगर अभी कुछ बता सकते हैं जो जहन में आ रहे वो बता दें, या फिर मुझे शाम तक बता दें ताकि फिर मैं उसी लिहाज से कंटिन्यू करूं, लेकिन मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सर फार्मेसी है। तो फार्मेसी एक्ट करवा दें, फार्मेसी एक्ट। ठीक है, सही है। बाकी अगर जहन चेंज होता है तो मुझे शाम तक CRGR के थ्रू मुझे कम्युनिकेट करा दीजिएगा, या LMS ओपन है, LMS पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मतलब जैसा भी सिलसिला होता है। फार्मेसी एक्ट ये होगा कि डायरेक्टली रिलेटेड है आप लोगों से, रिलेटेड तकरीबन सारी चीज़ें। कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, ये समझ लें, ये एक प्रिकॉशनरी आप इसे पढ़ें ड्रग एक्ट की एक्सटेंशन के तौर पर, बाकी आपसे रिलेटेड रहेगी। अच्छा, इस हवाले से अच्छा ठीक है। फार्मेसी एक्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं जिसमें मुझे आप लोगों का इनपुट चाहिए होगा, सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। फार्मेसी एक्ट में जब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल में बात आएगी कि फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। आप लोगों ने डिग्री ली, डिग्री क्वालिफाई कर गए, अब होता ना, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने 2 से 3 टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी। रजिस्ट्रेशन करानी है, ठीक है, लाइसेंस लेना है। इस हवाले से जब हम ड्रग स्टोर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी ये बात हल्की फुल्की डिस्कस की थी, थोड़ा किसी मुझे नहीं पता रिकॉर्डेड सेशन में या कहीं इंटरेक्टिव सेशन में थोड़ा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन रहता है, हम इसे पूरी दुनिया पर ले जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार है, कैसे होती है। UK, कनाडा, US, गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, जहाँ भी 5 से 6 तो मार्क करके रखे हैं मैंने, लेकिन वही है, इंटरेस्ट होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो हम जाएंगे, वो ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक इसी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट में और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में, इसमें शायद असाइनमेंट्स की नौयत कुछ ऐसी हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेनली हम फोकस करेंगे सिंध में, और सिंध में भी फिर अब ज़्यादा तकरीबन सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कराची में ही है। कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, शायद प्रोडक्ट रेंज की बात हो जाए, एरिया की बात हो जाए, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। कहाँ अगर जॉब ऑफर, मतलब इतना हम डिस्कस कर लें कि जब जॉब ऑफर आए आपके पास तो आप इनिशियली आप लोग खुद फिल्टर लगा सकेंगे कि किस जगह जाना बेहतर होगा, किस जगह जाना बेहतर नहीं होगा। इसी तरीके से फैक्ट्री सेक्टर और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पढ़ते हुए मेरी कोशिश ये होगी कि जब के इसी के दौरान डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जॉब इंटरव्यूज जो होते हैं, जॉब इंटरव्यूज के लिए आप लोग से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, किस तरीके की प्रिपरेशन है, CV राइटिंग कैसे होती है। CV राइटिंग छोड़ें, CV राइटिंग आप लोग को आती है। ये जर्नल जो मिथ्स होते हैं ना, जर्नल मिथ्स, उनको फिर मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। इसी में टॉपिक बाय टॉपिक जब चीज़ डिस्कस होगी उसका कर लेंगे। की क्या है आपका इंटरेस्ट और आपके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जो चीज़ें अभी मैंने कह दी हैं मुझे नहीं पता मुझे याद रहे या नहीं रहे। आप लोगों के सामने बोलने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग मुझे बाद में रिकॉल करा दें अगर मैं कहीं पे कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। फार्मेसी एक्ट में कोशिश हमारी ये है कि पाकिस्तान में जितना स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, आपको उसके बारे में डेफिनेटली पता हो। एटलीस्ट कराची में जो 11 इंस्टीट्यूशन हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है वो आप लोगों को पता है। क्या कौन सा इंस्टीट्यूशन फार्मेसी काउंसिल की जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, पाकिस्तान से बाहर लाइसेंसिंग का क्या तरीकेकार है, कम से कम 4 से 5 जगह मैंने मार्क करके रखी हैं, फिर आप लोग के ऊपर है। ये 2 चीज़ें कोर्स आउटलाइन में नहीं है, इंटरेस्ट आपका होगा तो ठीक है लेके जाएंगे,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेट कर दें, नो इशू, कोई मसला नहीं, पढ़ लें, फायदा ही होगा। इसी तरीके से फैक्ट्री सेक्टर, शॉप एंड इंस्टॉलेशन ऑर्डिनेंस में जॉब इंटरव्यू कहाँ किस तरीके से अप्लाई करना है, इसको अगर आप लोग डिस्कस करना चाहें तो आई विल बी अवेलेबल। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इसमें मैं ये चाहूँगा कि इसमें आप लोग थोड़ा रीडिंग लें, कुछ केसेस मैं सिर्फ केसेस बता दूंगा, उसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लें, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किसी किस्म का कोई जनरल क्वेश्चन है तो कर लें, इसे हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी मैं कोई और चीज़ अभी मैं नई शुरू नहीं करना चाह रहा। अभी तक आप लोगों ने ये कहा है कि फार्मेसी एक्ट 1967 से हमें अपना डिस्कशन शुरू करना है, तो अगर यही रहता है तो मैं ये एक्सपेक्ट ये करूँगा कि नेक्स्ट वीक जो इंटरेक्टिव सेशन हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताएं कि इंटरेक्टिव सेशन टाइम टेबल में 4 हैं, ठीक है, और कोशिश हमने ये की है कि तमाम टीचर्स को रिक्वेस्ट की है अभी तक कि जो टाइम दिया गया है उसी के अंदर अंदर आप लें, या क्लास के बाद जो ट्यूटोरियल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो पहले आप लोग ये मुझे क्विकली बता दें, बाद में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन पर ज़्यादा चलना चाहिए हमें या रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे? सर इंटरैक्टिव सेशन सही है, ठीक है, सेशन सही है। देखिए इंटरेक्टिव सेशन में सर बस रिकॉर्डेड लेक्चर सही है। नहीं, रिकॉर्डेड भी चलेंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे, रिकॉर्डेड ज़रूर होंगे, देखें रिकॉर्डेड ज़रूर होंगे, क्योंकि 100% इंटरेक्टिव पे हम जा नहीं सकते, 100% इंटरेक्टिव और 100% रिकॉर्डेड या पे जा सर नहीं सकते। मिक्स करना है। अब मिक्स में देखें, मिक्स में मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन थोड़े ज़्यादा हों, और इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा होने में ये होगा कि मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। अभी भी देखें ना, इस वक्त मैंने एक दिन पहले अनाउंस किया था, रात में तो मैसेज किया नहीं, 25 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़े नहीं है। अब नींद पूरी नहीं होती वो एक अलग बात है, यूनिवर्सिटी खुली होती तो 8:40 से क्लासेस शुरू हो रही होती ना। इसी तरीके से अगर और किसी का कोई एक्सक्यूज इस वक्त एक्सेप्टेबल है नहीं कि हम अवेलेबल नहीं हैं या कोई मसरूफियत है, यूनिवर्सिटी खुली हुई थी तो आप यूनिवर्सिटी में मौजूद होते सुबह 8:30 से लेकर जब तक भी क्लासेस हो रही हैं, जल्दी जाना वो एक अलग बात है, ठीक है। कोशिश मेरी ये होगी कि इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा हो, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे। इंटरेक्टिव सेशन में मुझे चाहिए पार्टिसिपेशन, और इंटरेक्टिव सेशन में थोड़ा सा अगर आप लोग पहले से पढ़ के आ जाएं तो ज़रा आसानी रहेगी, ठीक। इसे हम फिलहाल यहीं पे एंड कर दें। किसी किस्म का कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई भी चीज़ है तो काइंडली आप लोग शेयर कर दें। कोई भी कमेंट? नहीं, ठीक है, इट वॉज अ बोरिंग सेशन, ठीक है, तो इस बोरिंग सेशन को हम किल करते हैं। कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले कुछ वीडियोस आप लोगों से शेयर कर लूँ। इवनिंग 6-7 बजे तक मैं वेट करूँगा कि अगर फार्मेसी एक्ट पर ही है ना तो फिर ठीक है, इसी की वीडियोस बना दूँ, चेंज करना है तो उसकी वीडियो बना देंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीक में मुझे यही टाइम सूट कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं सेशन में एक्सटेंड कर सकता हूँ। आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे अभी तक मेरी पूरी कोशिश है कि 9:50 से आप लोगों का सेशन लिया जाए, आगे फिर देखते हैं हमें किस तरह करना है, कभी सेशन बढ़ाने पड़े तो आई विल इन्फॉर्म यू। दूसरी चीज़, LMS पर आप लोग दिन में एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। मैं मेरा स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ कम्युनिकेशन LMS के थ्रू ही होगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, ठीक। थैंक यू।